पढ़ते जनाब, हम अब जर्नल एंट्रीज देखने जा रहे हैं। एक ट्रेडिंग कंपनी की जब वो फिनिश गुड्स खरीदता है और फिनिश गुड्स आगे बेचता है, उसके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, उसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का जो काम नहीं है, सीधा सीधा गुड्स खरीदना है और सीधा सीधा गुड्स उठा के बेचना है। तो मैं सबसे पहली चीज देख रहा हूँ जनाब, फिनिश गुड्स की परचेज। ऐसा परचेज ऑफ इन्वेंट्री, हाँ जी, क्या एंट्री पास करता है सर एक ट्रेडर जब वो इन्वेंट्री परचेज करता है, वो अपने पास एंट्री पास करता है जनाब, इन्वेंट्री डेबिट, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है सर, इन्वेंट्री डेबिट, और सर क्रेडिटर्स या कैश क्रेडिट, ठीक है जी, एंट्री पास करता है वो। अच्छा, फिर इसी गुड्स को जब वो उठा के बेच देता है, ठीक है जी, तो फिर एंट्री पास करता है जनाब कैश रिसीवेबल डेबिट, लेकिन सर इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करता। याद रखिएगा, जब कैश डेबिट करता है तो सर साथ में सेल्स क्रेडिट करता है, क्योंकि हमने सर सेल्स या रेवेन्यू को ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना है। फिर इसके फौरन बाद एक और एंट्री वो पास करता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर अपने पास सर इन्वेंट्री को क्रेडिट होते हुए दिखाता है, ठीक है जी। याद रखिएगा, आपने सेल्स को ग्रॉस पे रिकॉर्ड करना है, जिस वैल्यू पे सेल्स हुई उस पे रिकॉर्ड करना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री अलग से पास करनी है, कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, सर हमने गुड्स बेच दी, अज्यूम करें सर कस्टमर से रिटर्न आ गया वापस, तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास कस्टमर से रिटर्न आई गुड्स, ठीक है, सीधी सी बात है सर, आपको सेल्स रिवर्स करना पड़ेगी, एंट्री क्या पास करना पड़ेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, और मेरे पास सर क्या चीज, क्या क्रेडिट सर मेरे पास, अकाउंट रिसीवेबल, या मैं सर सामने वाली पार्टी को कैश वापस कर दूंगा, ठीक है जी। फिर सर इसके बाद आपने इन्वेंट्री वापस रिसीव की है ना, तो उस इन्वेंट्री को रिसीव करनी, एंट्री पास होनी चाहिए, तो सर इन्वेंट्री डेबिट, कस्टमर से वापस आई है तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। अच्छा, फिर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक किया था इस इन्वेंट्री के जाते वक्त, उसको हम रिवर्स करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात ध्यान में बैठती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा जी। अब व्हाट इफ सर हम अपने खरीदे हुए गुड्स को सप्लायर को रिटर्न करते हैं, ठीक है जी, रिटर्न टू सप्लायर, हमने कहा ये गुड्स खराब है, ये गुड्स आप वापस लें और हमें हमारा पैसा वापस करें, तो पता सप्लायर को जब गुड्स रिटर्न होगी एंट्री क्या पास करेंगे सर, सर मेरे पास अकाउंट पेबल या क्रेडिटर्स डेबिट, या सर हमारे पास कैश डेबिट, हमने गुड्स वापस किया, हमें पैसा वापस मिल गया, और हमारे पास सर इन्वेंट्री क्रेडिट, है ना। अच्छा, याद है सर हमने कहानी देख ली, अब सर हम देखने जा रहे हैं जनाब कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस, ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम यानी ट्रेडर इन्वेंट्री घर ले गया, डोनेशन दे दी, इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं सर, डोनेशन दे दिया। अब बताएं क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास होगी, नहीं सर, हम एंट्री पास करेंगे डोनेशन एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास सीधा सीधा इन्वेंट्री क्रेडिट, डन हो गया जी। अच्छा, इसी तरह सर मालिक यानी जो बिजनेस ओनर है वो गुड्स उठा के घर ले गया, सर ड्राइंग्स, अब बताओ ड्राइंग्स की एंट्री क्या पास करूं सर मैं, ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, कुछ गुड्स गुम गई, जल गई, खाक हो गई, तबाह हो गई। अब बताएं जी, कुछ गुड्स जल गई, खाक हो गई, तबाह हो गई, अब हम क्या करें बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको कहता हूं जनाब गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। अब बताएं सर व्हाट इफ के ये एक नॉर्मल फीचर है हमारे बिजनेस का, नॉर्मल फीचर होता है भाई, गुड्स चोरी होते हैं हमारे कंट्रोल भी ऐसे नहीं, गुड्स चोरी हो जाते हैं आमतौर पर, ठीक। तो अब अपने पास आप एंट्री पास करेंगे जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाके ऐड हो जाएगा और जीपी को हिट करेगा, ठीक है जी, और इन्वेंट्री क्रेडिट। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक गुड्स का टूट फूट जाना, लूज हो जाना, चोरी हो जाना, ये एक एबनॉर्मल फीचर है, होता नहीं है आमतौर पे, हो गया भाई। अब क्या करें जी, अब मैं एंट्री पास करूंगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सीधी सी बात है सर, एबनॉर्मल है तो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सर आई, अब मुझे बात बताएं सर, व्हाट इफ के साल के एंड पे हम बैठे और हमें एनआरवी लॉस नजर आए, एनआरवी लॉस नजर आए जी, इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है उसमें एनआरवी लॉस है, तो एनआरवी लॉस हमें दोनों के साथ देख रहा हूं सर, नॉर्मल फीचर हो या एबनॉर्मल फीचर हो, उसको कैसे देख रहे हैं जी। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं जनाब, अगर एनआरवी लॉस नॉर्मल बिजनेस फीचर है, आमतौर पर एनआरवी लॉसेज आते, ठीक है जी, तो हम एंट्री पास करेंगे जनाब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और मेरे बच्चों मेरे पास इन्वेंट्री क्रेडिट। मैं कहूंगा भैया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल दो, ये तो हमारा हर दफा का मसला है कि यार एंड में आके कुछ इन्वेंट्री खराब हो जाती है, बिजनेस फीचर यार होता है, पेरिशेबल आइटम होता है सर इस तरीके से, ठीक है जी। सर हमारे गुड्स खराब होना एक नॉर्मल चीज नहीं है। अब एनआरवी का लॉस आ गया एंड में, क्या करेंगे जनाब, हम एंट्री पास करेंगे जी प्रॉफिट और लॉस डेबिट, ठीक है जी,
और मेरे पास से इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसा है। ये बात समझ में बैठती है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरह मेरे प्यारे भाई, व्हाट इफ कि सर मेरे पास कुछ गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुई थी, खराब हो गई थी, जल पे कट गई थी सर, अज्यूम करते हैं उसको मार्केट में बेच देते, या जो को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब सर अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो कैश आएगा, सही जी, कैश इन्वॉल्वमेंट इन गुड्स लॉस्ट। अब बताइए सर, अगर गुड्स का लूज होना एक नॉर्मल फीचर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा, अगर एबनॉर्मल फीचर है तो पीएनएल डेबिट होगा, ठीक है जी। सर मुझे कैश रिसीव होगा और मेरे पास से इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो जो कैश रिसीव हुआ होगा वो आप लेंगे, और सर ये हमारे पास होगा एक बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे पास होगा एक बैलेंसिंग फिगर, देख लीजिए मेरे बच्चों उसको अच्छे तरीके से। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इससे बहुत देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती हैं तो वो इनकी एंट्रीज किस तरह पास करती हैं। देखिए एक पूरा प्रोसेस है, आप रॉ मटेरियल लेते हो, ठीक है जी, आप इसमें लगाते हो लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सब इससे बनता है WIP, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल को जब आप प्रोसेस करते हो तो WIP होता है, जब कंप्लीट होता है तो सर वो बन जाता है जनाब कोई फिनिश गुड्स, ऐसा। तो इसका मतलब है यहाँ फिनिश गुड्स खरीदी नहीं जाती बल्कि फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। तो सर जब रॉ मटेरियल को आप जो है वो कन्वर्ट करते हो, यूज करते हो, तो रॉ मटेरियल बन जाता है WIP, ठीक है। ये WIP बन गया सर, ये रॉ मटेरियल। फिर जो लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हो रहा होता है ये WIP में जाता है। जब WIP सर ये गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं, WIP से हम निकाल के क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में ले जाते हैं। तो सबसे पहले सर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने की एंट्री, क्या एंट्री पास होनी चाहिए सर? सर मेरे पास इन्वेंट्री डेबिट फिनिश गुड्स, ठीक, और मेरे पास सर WIP क्रेडिट, ऐसा डन हो गया। फिर सीधी सी बात है सर, ये गुड्स आपने प्रोड्यूस की है तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप उसको रिटर्न कर दें, अच्छा तो नहीं करना, आप उसको दोबारा भेज दे फैक्ट्री में, दोबारा उल्टी रॉ मटेरियल बन जाए, तो सर इसमें रिटर्न पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा फिर सीधी सी बात है सर, जो इन्वेंट्री आपने खरीदी है तो बेचेंगे आप इसको। जब प्यारे बच्चों आप इसको बेचोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री पास हम करेंगे दो, सर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट, और हमारे पास सर ग्रॉस में सेल्स क्रेडिट, ऐसा। अगली एंट्री हम पास करेंगे प्यारे बच्चों किस चीज की? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या एंट्री होगी सर? सर जो आपने गुड्स बेची है उसको आप एक एक्सपेंस अकाउंट में डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, ठीक है जी, और सर आप क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री को। याद रखना प्यारे भाई, अगर 100 रुपए की इन्वेंट्री आपने 150 में बेची है तो सर 150 रुपए से सेल्स आपने अलग दिखाना है, और सर आपने 100 रुपए की कॉस्ट अलग दिखानी है, एक एंट्री पास नहीं करनी, कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करना, ठीक है। अच्छा फिर अब कहते हैं बेची हुई गुड्स अगर रिटर्न आ जाए, अगली एंट्री हम पास करेंगे प्यारे बच्चों किस चीज की? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या एंट्री होगी सर? सर जो आपने गुड्स बेची है उसको आप एक एक्सपेंस अकाउंट में डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, ठीक है जी, और सर आप क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री को। याद रखना प्यारे भाई, अगर 100 रुपए की इन्वेंट्री आपने 150 में बेची है तो सर 150 रुपए से सेल्स आपने अलग दिखाना है, और सर आपने 100 रुपए की कॉस्ट अलग दिखानी है, एक एंट्री पास नहीं करनी, कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी फिर अब कहते हैं बेची हुई गुड्स अगर रिटर्न आ जाए, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। क्या होगा जी? दो एंट्रीज पास होंगी सर। सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री आएगी तो हम इन्वेंट्री को करेंगे डेबिट, और जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास की है वो हम रिवर्स कर देंगे। हम कहेंगे जनाब हमने इन्वेंट्री बेची थी वापस आ गई, तो इसका मतलब है जो नहीं बेची तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न। अब सर सेल्स जो आपने बुक की थी आप उसको रिवर्स करेंगे, कॉन्ट्रा अकाउंट बना के सेल्स रिटर्न डेबिट। सब बात लोग सेल्स का अकाउंट डेबिट करते हैं, वो भी गलत नहीं है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल और कैश क्रेडिट, ऐसा करें मेरे बच्चों। ये बात हो गई सर। अब सर हमारे पास डोनेशन ड्राइंग की वही एंट्री जो ट्रेडिंग कंपनी में थी, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, डोनेशन और ड्राइंग की एंट्री। सर डोनेशंस की ड्राइंग्स की एंट्री बिल्कुल सेम, इनफैक्ट गुड्स लॉस्ट की भी एंट्री यही होगी, ठीक है जी। मैं फिर भी गुड्स लॉस्ट की एंट्री पास कर देता हूँ सर। सर अगर ये नॉर्मल है तो एंट्री होगी जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर नॉर्मल है। सर अगर एबनॉर्मल है तो पीएनएल, और सर मेरे पास से इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, ऐसा। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास अगर इससे मुझे कैश रिसीव हुआ होता तो मैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
मैं लिख देता हूँ जनाब इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। क्या एंट्री पास होनी चाहिए जनाब? सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या पीएनएल डेबिट। सर मेरे पास कैश डेबिट और मेरे पास सर इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा इन्वेंट्री सर जल कब गई होगी, टूट गई होगी, मैंने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया होगा तो मुझे कुछ पैसा मिला होगा या वो कचरा मैंने बेच दिया होगा, तो याद रखिएगा ये लॉस हमेशा एक बैलेंसिंग फिगर होगी। जी तो सर हमारे पास यहाँ तक बात होगी। अब सर एनआरवी का लॉस सेम उसी तरह जनाब जिस तरह आपने ऊपर देखा था एनआरवी लॉसेस सेम उसी तरह मेरे बच्चों। अगर ये नॉर्मल है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और अगर एबनॉर्मल है तो पीएनएल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ऐसा इफ नॉर्मल इफ एबनॉर्मल। ऐसा मेरे बच्चों देख लोगे प्यारे बच्चों, हमने सारी एंट्री जो इन्वेंट्री से रिलेटेड थी सब की सब देख ली, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। बस इसमें एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रेडिंग वाली फिनिश गुड्स की एंट्री और मैन्युफैक्चरिंग वाली फिनिश गुड्स की एंट्री ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। रॉ मटेरियल वाले केस के अंदर बस आप देख लीजिएगा कि आपको जो एनआरवी का लॉस वगैरह है और ये सारी चीजें उसकी एंट्रीज दिमाग में रखिएगा। बाकी आप देखिए मोर और लेस तमाम किस्म की इन्वेंट्रीज की एंट्री सेम ही। सर मेरे सामने पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन मौजूद है। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं तो अभी करके हम पास्ट पेपर्स देखते हैं। जितने पास्ट पेपर्स आए सर 2010 से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं। 2010 में जो पहली दफा पास्ट पेपर में इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेस्ट, वैसे पहले भी टेस्ट हुआ लेकिन बड़े बेसिक क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें एग्जामिनर ने आपको ये कहा जी कि आपने कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, ठीक है जी, टू बी रिपोर्टेड एट दी बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो क्लोथिंग स्टॉक है वो आपने बताना सर। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों अलग अलग लेके चलते हैं। हम पहले एक लेके चलते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग 10,000 यूनिट है। अच्छा इनकी कॉस्ट और एनआरवी दोनों दी हुई है। अच्छा ओपनिंग स्टॉक है तो लास्ट ईयर तक क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तो लास्ट ईयर इसको सही वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, ये हमारा अंदाजा है। अच्छा इन दोनों में से लोअर कौन सा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी? लोअर है सर मेरे पास कॉस्ट, ये कॉस्ट पर कैरी किया गया होगा। फिर हमने कहा जी हमारे पास 50,000 नए यूनिट बने। अच्छा इनकी भी प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है जनाब कोई 4 लाख रुपए। ओपनिंग के यूनिट्स, ओपनिंग की कॉस्ट, नए यूनिट्स की कॉस्ट। इसका मतलब है ये एक प्रोडक्शन कंपनी है और लिखा हुआ भी है और ये जनाब अली यूज कर रही है अपने पास पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि हमने कितने बैचेस में गुड्स प्रोड्यूस किए, इससे का ओपनिंग की तरफ सारे जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसने आपको ये बताया कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, जो यूनिट इसने बेचे इस पे कितने रुपए की सेलिंग कॉस्ट पे की है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। अच्छा ये याद रखिएगा ये पिछले साल का डाटा है, ठीक है। डाटा रिलेट्स टू 2009, खत्म हो चुका है साल, ठीक है। ये वेरिएबल ओवरहेड इनकम हो चुकी है सर। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5,000 यूनिट्स का है सर। मेरे पास एक यूनिट की परचेज प्राइस फ्रॉम मार्केट, यूनिट परचेज कॉस्ट फ्रॉम मार्केट, अगर मैं ये रेडीमेड यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्केट से खरीदता तो मुझे कितने का पड़ता, ठीक है जी, ये भी दिया हुआ सर। अच्छा फिर सेलिंग प्राइस मैं इसको मार्केट में कितने का बेच सकता हूँ, ये भी दिया। दो अलग अलग चीजें दी हुई। मैं खरीदने जाऊँ रेडीमेड प्रोडक्ट तो कितने का मिलेगा, मैं बेचने जाऊँ तो कितने मिलेगा। याद रखना बेटा एनआरवी कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस नहीं, जो आप से इस पे आप चीज बेच सकते हो, ठीक है। 300 डैमेज यूनिट्स है, 3 रुपए डैमेज यूनिट्स को सही करने की कॉस्ट है। वेटेड एवरेज वो आप बेचेंगे तो ये कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगी। रिकवरिंग की रिपेयर की कॉस्ट भी दी हुई है डैमेज। अब पहले तसल्ली से बैठ जाए और अपने आप से पूछो मेथड कौन सा है जी। मेथड मेरे प्यारे भाई यहाँ पर है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो काम करते हैं प्यारे भाई, हम लेते हैं यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड और कौन सा पीरियोडिक सिस्टम, ठीक। मेरे बच्चों मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे पास ओपनिंग के यूनिट्स और टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है रेलेवेंट वैल्यू, ठीक। ध्यान दरअसल सवाल में सर मेरे पास ओपनिंग के 10,000 यूनिट्स है और वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ओपनिंग की है 75 और 70 को कंपेयर करूं तो 70,000। तो सर मेरे पास प्रोडक्शन सर मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 50,000 जो कि मुझे नजर आ रहे हैं सर ये, और उसकी कॉस्ट है जी 4 लाख रुपए, ये भी मुझे नजर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास 50,000 यूनिट और 4 लाख की कॉस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूँ तो सर मेरे पास ये आता है भैया 60,000 और ये आता है मेरे बच्चों मेरे पास 4,70,000, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सर दिस डिवाइडेड बाय 60,000 ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 7.83। इसी यूनिट पे हमने गुड्स बेचे और इसी यूनिट पे हमारे पास सर गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कैरी भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भैया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है कितना, तो आप कहोगे क्लोजिंग स्टॉक है तो सही आपके पास 5,000 यूनिट्स, ठीक है। एक सेकंड है तो सही आपके पास 5,000, लेकिन इसमें 300 यूनिट ऐसा जो डिफेक्टिव है, ठीक है। चलें लेते हैं जनाब, हम लेते हैं हमारे पास स्टॉक का टाइप कौन सा जनाब, हमारे पास सर गुड यूनिट्स भी है और हमारे पास सर डिफेक्टिव यूनिट्स भी है, ठीक है। बताएं सर मेरे पास यूनिट्स कितने भैया, टोटल 5,000 यूनिट है तो 4,700 ये होंगे और 300 ये होंगे। अब इनकी कॉस्ट कितनी है प्यारे भाई, सर इनकी हर एक की कॉस्ट है 7.83 और सर 7.83 डन हो गया जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एनआरवी, एनआरवी के लिए हमें क्या चाहिए जी, सेलिंग प्राइस दी हुई यहाँ पे, दी हुई सेलिंग प्राइस। यस सर देखें सेलिंग प्राइस आ रही है मेरे पास, गुड यूनिट्स हो या कचरा यूनिट हो, सेलिंग प्राइस हो गया जी 10 रुपए है, 10 रुपए है जी 10 रुपए सर, 10 रुपए और 10, ठीक है।
अब बताएं सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना है, गुड्स फिनिश डेट के ऊपर है या कोई काम करवाना है, सर डिफेक्टिव यूनिट्स में काम करवाना है, ठीक है जी। काउंट करते हैं जनाब, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल। अच्छा प्यारे बच्चों, कॉस्ट टू सेल में कैलकुलेट करना पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगी लास्ट ईयर आपने कितने यूनिट बेचे जिसका आपको 60,000 रुपए की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पे करना पड़ी, निकाल लेते हैं मेरे बच्चों। मेरे पास लास्ट ईयर की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 60,000। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितने यूनिट्स बेचे होंगे, यूनिट्स सोल्ड, ठीक है आपके पास है 60,000 यूनिट्स टोटल जो आपने प्रोड्यूस किया होंगे, इसमें से 5,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गए, तो बाकी सारे बिक गए होंगे। तो 5,000 हटा के देखिए तो आपके पास बचता है जनाब 55,000 यूनिट्स, ठीक है जी। तो बताएं सर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितने का भैया, लास्ट ईयर दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आता है प्यारे भाई 1.09। अगले साल एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ये 10% बढ़ जाएगा, और चूंकि आपने यूनिट बेचने ही अगले साल है तो सर आपको वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड अगले साल का लेना है इनटू 1.1, 10% इंक्रीज हो जाएगा। और सर 10% इंक्रीज होने के बाद एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी 1.2, तो ये 1.2 मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं सर 1.2 यहाँ भी ले रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास और कुछ है, हाँ सर मेरे पास सर रिपेयर कॉस्ट भी है, रिपेयर कॉस्ट भी है। रिपेयर कॉस्ट सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी है, डिफेक्टिव यूनिट्स, इसकी नहीं। डिफेक्टिव यूनिट्स की रिपेयर कॉस्ट कितनी प्यारे बच्चों, 3 रुपए पर यूनिट, नजर आ रहा है आपको सर, 3 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, ऐसा नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। उसको हाईलाइट कर देते लाल लाल से भी सर, 3 रुपए पर यूनिट पक्का। अभी काम करते हैं, ले लेते हैं -3। अब बताओ जी मेरे पास एनआरवी इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस रिपेयर कॉस्ट, ये आता है प्यारे बच्चों 8.8, और मेरे पास सर इसी तरह सेलिंग प्राइस दिस एंड दिस, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 5.8। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं एप्लीकेबल मुझे बताएं सर, यहाँ पर कॉस्ट एप्लीकेबल है, कॉस्ट 7.83 है, एनआरवी 8.8, क्या लेना चाहिए कॉस्ट सर, यहाँ पर कॉस्ट या एनआरवी, सर एनआरवी मेरे पास है 7.8 और मेरे पास सर कॉस्ट है 7.83, क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों ने बोल भी कर दिया आपके सर, सर मुझे यहाँ लेने चाहिए एनआरवी। अब बताएं सर मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है स्टॉक की, बड़ा आसान है सर, आप ये ले एनआरवी, सर यहाँ आपने कॉस्ट पिक किया है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सर यहाँ पर आपने पिक किया जनाब नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एनआरवी, एक यूनिट पक्का जी। ये मैंने ऐड अप करने, और सर मेरे पास ये प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सर मैं कह सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए डन हो गया। ये हमने प्रोडक्ट ए की कारस्तानी मुकम्मल कर ली, अब हम जा रहे हैं इसकी तरफ, प्रोडक्ट बी की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग यूनिट्स लिए प्रोडक्शन ऐड किया, फिर हमने क्या किया, गुड यूनिट्स और डिफेक्टिव यूनिट्स को देखा, सर दोनों की एनआरवी कैलकुलेट की, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इन केस अगर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है जैसे डिफेक्टिव यूनिट्स को करना पड़ी, डन हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ जनाब, प्रोडक्ट बी की तरफ। अच्छा प्रोडक्ट ए हो गया सर, अब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट बी की तरफ। प्रोडक्ट बी में क्या भैया, प्रोडक्ट बी में भी मेरे प्यारे बच्चों वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, ठीक है। एक काम करो मेरे प्यारे भाई, इसमें भी 15,000 ओपनिंग यूनिट है सर, और कॉस्ट भी दी हुई, एनआरवी भी दी हुई, एनआरवी कम है तो हमने ये पिक करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 60,000 है, 6 लाख की कॉस्ट है, तो एक टेबल छोटा सा हम दोबारा वैसे ही बना लेते हैं जैसे अभी तक हम देख रहे थे। सर यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट बी, टेबल यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी। मैंने कहा जी मेरे पास ओपनिंग यूनिट्स है प्यारे भाई, कितने ओपनिंग यूनिट्स है मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों 15,000, 1,10,000 की वैल्यू। फिर सर मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट्स है 60,000 और 6 लाख की वैल्यू। सर ये मेरे पास जो है ना वो रेट आ जाएगा कोई 9.47, ये वेटेड एवरेज रेट आ गया सर, है ना। अच्छा जब हम बात करेंगे स्टॉक की, अच्छा अब मैं इसी तरह कॉपी करता हूँ सर, बताया मेरे पास स्टॉक टाइप कौन सा सर, गुड और डिफेक्टिव। पता है गुड यूनिट्स कितने सर यहाँ पे, वो कह रहा है जो आपके पास स्टॉक में यूनिट्स बचे हुए वो 10,000 है, जिसमें से 600 जो है वो कचरा है सर, 10,000 में से 600 कचरा है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 9.47, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ 9.47। सेलिंग प्राइस है, आंखें खोल के देखिएगा मेरे बच्चों, सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, और मेरे पास सर दोनों केसेस में 12 और 12। सर मेरे पास कॉस्ट टू सेल, अगेन मुझे यहाँ देखना पड़ेगा जी, मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लास्ट ईयर कितनी है बाबू, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सर प्रोडक्ट बी की, सर प्रोडक्ट बी का वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है प्यारे बच्चों कोई 80,000 रुपए, और हमने यूनिट कितने बेचे भी पता चल जाएगा जी, 80,000 यूनिट्स सोल्ड। सर आपने टोटल 75,000 यूनिट आपके पास थे, 10,000 यूनिट आपके पास क्लोजिंग में बचा, बाकी सर आपने बेच दिया, तो सर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है ना, कितने का बाबू, दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड किस साल, नेक्स्ट ईयर सर 10% इंक्रीज 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर ये आ गया मेरे पास 1.35, ये ले लिया मैंने सर दोनों केसेस के अंदर 1.35 और 1.35। रिपेयर कॉस्ट है, कोई रिपेयर कॉस्ट है सर 2 रुपए पर यूनिट की रिपेयर कॉस्ट है डैमेज यूनिट्स की, सर 2 रुपए, यहाँ कुछ नहीं है। अब बताओ एनआरवी 12 माइनस दिस, ठीक है जी, क्या जी मेरे पास एनआरवी 10.65 और इधर मेरे पास एनआरवी थोड़ी और कम आ रही होगी 8.65। अब बताइए एप्लीकेबल सर, एप्लीकेबल सर यहाँ पर कॉस्ट छोटी है, अच्छा आप आंखें खोल के देखिए,
यहाँ पर कॉस्ट छोटी है 9.47, अभी केवल हम यहाँ रखेंगे कॉस्ट, और इसको वैल्यू करने के लिए 8.65 हमारे पास जो है एनआरवी है छोटी, तो हम लेंगे एनआरवी। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड एनआरवी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डन। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार भाई मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आप कहोगे 94,174, ये मेरे पास टोटल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की प्रोडक्ट बी की, है जी। बजाय दोस्त हम